कीव, पोल्टावा, डोनेस्क और सुमी में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही माइकोलिव, लवीव, खेरसॉ में भी एयर रेड अलर्ट जारी हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर जो यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में एयर रेड सायरन से जुड़ी हुई। उधर खेरसॉ में भी रशिया की ओर से जबरदस्त बमबारी हुई है। डोनेस्क और निकोपोल में धमाके की रिपोर्ट सामने आ रही है। तो खेरसॉ में रूस की ओर से जबरदस्त बमबारी की शुरुआत हो गई है। बात खार्किव की करें तो वहां पर भी रूस का S-300 मिसाइल से हमला देखा गया। यहाँ यूक्रेनी बॉर्डर के जो इलाके हैं वहां पर रशिया का जबरदस्त अटैक देखा गया। चौथी बड़ी खबर आपके सामने, यूक्रेन से निपटने के लिए क्रीमिया पूरी तरीके से तैयार है। क्रीमिया के हेड सर्गेई एक्सियोनोव की यूक्रेन को चुनौती भी सामने आ गई। फिफ्थ ब्रेकिंग आपके सामने, न्यूजीलैंड में आज सुबह आया जबरदस्त भूकंप। भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई और सुनामी का ऐसे में अलर्ट जारी कर दिया गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, न्यूजीलैंड में जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पे बात करें तो तीव्रता 7.1 मापी गई है और इसके बाद यहां सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बेहद डराने वाली ये तस्वीरें जो न्यूजीलैंड से सामने आई है। यहां जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की जो तीव्रता है वो 7.1 मापी गई। यहां सुबह की तस्वीरें हैं, न्यूजीलैंड में जबरदस्त भूकंप आया है जिससे लोगों में काफी ज्यादा दहशत। इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे डरे सहमे लोग यहां आपको नजर आ रहे हैं और स्विमिंग पूल का पानी किस तरीके से उछल रहा है। ये बता रहा है कि बहुत बड़े रिक्टर स्केल पर बहुत बड़े लेवल का ये भूकंप। और एक और बड़ी खबर तुर्की से सामने आई, जहां पर आपको बता दें बाढ़ से कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें जिस इलाके की खबर हम आपको दिखा रहे हैं, सेंलियोर्फा, यहाँ पर ही फरवरी में आपको याद होगा जबरदस्त भूकंप आया था और अब ये इलाका बाढ़ की चपेट में है। और ये जो तस्वीरें हैं वो हैरान करती हैं, परेशान करती हैं, जहां तुर्की में भूकंप के बाद अब लोगों को बाढ़ का कहर झेलना पड़ रहा है। इसी इलाके में 6 फरवरी को जबरदस्त भूकंप आया था। सातवीं बड़ी खबर आपके सामने इटली से सामने आ रही है। यहाँ फुटबॉल मैच के दौरान फैंस के बीच जबरदस्त हिंसा की तस्वीरें सामने आई। चैंपियंस लीग के दौरान हिंसा में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ चैंपियंस लीग के दौरान हिंसा हुई जिसपे कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। और आठवीं बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं हम पेरिस से। पेरिस में पेंशन रिफॉर्म्स के खिलाफ एक बार फिर से हिंसा देखी गई है। पुलिस ने यहां पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। सड़क पर आगजनी साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये तस्वीरें पेरिस की है जहां पर जबरदस्त हिंसा देखी गई है। पेंशन रिफॉर्म्स के खिलाफ एक बार फिर से हिंसा का दौर यहां शुरू हो गया। तो ये आठवीं बड़ी खबर अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं ताकि जल्दी से एक बार फिर आपको बता दें क्या कुछ जबरदस्त तरीके से खबरें आ रही हैं। यहाँ पर यूक्रेन में बमबारी की जो खबरें हैं वो हमने सबसे पहले आपको बताई, किस तरीके से कीव, पोल्टावा, डोनेस्क और सुमी में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया। खेरसॉ में किस तरीके से अटैक हुआ इसकी खबर सामने आई। यूक्रेनी बॉर्डर इलाकों पर रूस का जबरदस्त अटैक हुआ है। साथ ही साथ क्रीमिया को लेकर बता दें यूक्रेन से निपटने के लिए क्रीमिया तैयार है, यह खबर भी निकलकर सामने आई है। इसके बाद न्यूजीलैंड की वो तस्वीरें जिसने सभी को हैरान परेशान किया। यहाँ पर 7.1 रिक्टर स्केल पर पैमाना था भूकंप का, जिसकी तस्वीरें बेहद डराने वाली थी। साथ ही हमने तुर्की की खबर आपको दिखाई जहां कुछ समय पहले फरवरी में ही भूकंप आया था। वहां पर बाढ़ का दंश झेल रहे लोग। और इसके अलावा किस तरीके से चैंपियंस लीग के दौरान हिंसा हुई, पेरिस से भी हिंसा की खबर और तस्वीरें निकलकर सामने आई। तो ये आठवीं बड़ी खबर आपके सामने हमने रखी है और बताया आपको किस तरीके से यूक्रेन में एक बार फिर से दहशत है, क्योंकि यहां पर कई सारे इलाकों में जबरदस्त बमबारी का दौर शुरू हो गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं जहां ब्लैक सी में यूएस ड्रोन को मार गिराने का पहला वीडियो सामने आ गया है। रूस ने सुखोई 27 से यूएस MQ-9 रीपर ड्रोन को गिराया था। यह खबर हमने आपको बताई थी। अब उसका सबसे लेटेस्ट वीडियो फुल एंड फाइनल में आप देख रहे हैं जहां रूसी सुखोई 27 के हमले के बाद ब्लैक सी में जा गिरा था यह अमेरिकी ड्रोन। रशियन जेट ने पहले MQ-9 पर फ्यूल डालकर रोकने की कोशिश की। रूसी जेट से ड्रोन के प्रोपेलर क्षतिग्रस्त होने के बाद वो जो ड्रोन है अमेरिका का MQ-9 रीपर वो
ब्लैक सी में जा गिरा। अब इसके मलबे की तलाश की जा रही है, लेकिन ये लेटेस्ट वीडियो जो आप देख रहे हैं, बेहद हैरान कर देने वाला वीडियो इस घटना का सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे रूसी जेट से ड्रोन के प्रोपेलर क्षतिग्रस्त हुआ और उसके बाद वो ब्लैक सी में जा गिरा। हालांकि कुछ देर बाद आपको वीडियो नजर नहीं आएगा, क्योंकि माना जा रहा है इसी दौरान ये आपस में भिड़े हैं और उसके बाद ब्लैक सी में जा गिरा है अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन। और लगातार रशिया की तरफ से इसको लेकर तमाम तरह के आरोप अमेरिका पर लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है जहां रशियन जेट ने पहले MQ-9 पर फ्यूल डालकर रोकने की कोशिश की, ये भी आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। उसके बाद रूसी जेट से ड्रोन की प्रोपेलर क्षतिग्रस्त होने के बाद वो ब्लैक सी में जा गिरा। एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दे, यूक्रेनी ठिकानों पर रूस का जबरदस्त अटैक देखा गया है। रशिया ने T-80 टैंक से हमला किया है। यूक्रेनी स्पेशल फोर्स के फ्रंट लाइन को यहां उड़ा दिया गया। वार पलटवार के बीच एक और बड़ी खबर वॉरजोन से सामने आई है। यहां रशियन MLRS का एक्शन देखा गया है। रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर कई रॉकेट दागे हैं। एक के बाद एक यूक्रेनी ठिकानों पर कई अटैक्स का यह वीडियो अब सामने आ रहा है। तो ये दो बड़ी खबरें आपके सामने एक बार फिर से हम रख रहे हैं तस्वीरों के साथ, ताकि समझ सके आप किस तरीके से रशिया की तरफ से भी अब पलटवार किया जा रहा है। यूक्रेनी स्पेशल फोर्स की फ्रंट लाइन को रूस की तरफ से कैसे उड़ाया गया, पहला वीडियो उसी से जुड़ा हुआ और दूसरे वीडियो में आप देख रहे हैं जहां रूस ने MLRS का इस्तेमाल कर यूक्रेनी ठिकानों पर एक के बाद एक कई मिसाइल्स दागी। तो जैसा कि हमने बताया, यूक्रेन में हो रही है जबरदस्त बमबारी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन की राजधानी कीव में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। कीव में इमरजेंसी सर्विसेज को एक्टिव कर दिया गया। कीव में सभी लोगों से शेल्टर में जाने की अपील की गई है। ये एयर रेड सायरन आप सुन सकते हैं। कीव समेत यूक्रेन के कई सारे शहरों में इस वक्त एयर रेड अलर्ट जारी किया गया। बात डोनेस्क की कर लेते हैं। यहां पर रशिया की ओर से अब तक का सबसे बड़ा हमला देखा गया है। डोनेस्क में रूस ने टोर्नेडो S मिसाइल से हमला किया है। ये वीडियो भी आप देख रहे हैं। डोनेस्क में रूस ने जबरदस्त बमबारी की है। डोनेस्क में रूसी हमले से 5 हाई राइज बिल्डिंग पूरी तरीके से तबाह हो गई है। ये तस्वीरें डोनेस्क से सामने आई है। रशिया की जबरदस्त बमबारी यहां हुई है, जिसमें 5 हाई राइज बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। और फुल एंड फाइनल में इस वक्त हमें खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। उनका इंट्रोडक्शन पहले आपसे करवा देते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। दीपक वोरा सर को आप देख रहे हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, सर आपका स्वागत है फुल एंड फाइनल में। और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद ऑगस्टीन सर एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। आप सभी खास मेहमानों का मैं रुख करूँ उससे पहले एक बड़ी खबर का हम रुख करते हैं और उसके बाद एक एक कर आपका रिएक्शन जानेंगे। ब्लैक सी में रशिया की जबरदस्त तैयारी का वीडियो भी सामने आ रहा है, जहां ब्लैक सी में कई सारे रूस के शिप्स नजर आए हैं। करीब 20 इनकी संख्या बताई जा रही है। ब्लैक सी में रूस के 4 कैलिबर मिसाइल कैरियर नजर आए हैं। ये वीडियोस आप देखिए। ब्लैक सी में 28 कैलिबर मिसाइल के साथ रशिया तैयार नजर आ रहा है। यूक्रेन के पास कैलिबर मिसाइल का कोई भी जवाब नहीं है। तो ब्लैक सी में किस तरीके से रशिया अपनी तैयारी बढ़ा रहा है, उसी से जुड़ा हुआ ये वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से ब्लैक सी में रूस की ताकत एक बार फिर से देखी गई है। यहां पर रूस के 20 शिप दिखाई दिए हैं और इसी पर मैं अपने गेस्ट से रिएक्शन चाहूंगी। GD बख्शी साहब, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगी, जिस तरीके का हमने अभी देखा हाई राइज हो गई थी, टेंशन किस तरीके से एस्केलेट हो गई थी सिचुएशन ब्लैक सी में, अमेरिका और रशिया बिल्कुल आमने सामने थे और उसके बाद रशिया की इस तरीके की तैयारी, किस ओर इशारा सर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूक्रेन को अभी इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि कोई 250 सैटेलाइट, स्पाई सैटेलाइट्स अमेरिका के, यूरोप के, नाटो के,
वो 24 घंटा जो है 24/7 कवरेज दे रहे हैं जी। और सारी इंटेलिजेंस यूक्रेन को फीड कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपने ये हादसा देखा, उसके जो प्रीडेटर ड्रोन्स हैं तो वो भी वहां पे गश्त लगा रहे हैं और वहां से जो इमेजरी है वो यूक्रेन को मिनट बाय मिनट सप्लाई हो रही है, 24/7 रियल टाइम में सप्लाई हो रही है जी। तो अभी तक जो है रूस कुछ कर नहीं पाया बिकॉज ये प्रॉक्सी वॉर है जी। अमेरिका सीधे तो लड़ नहीं रहा। अगर अमेरिका युद्ध में होता तो रूस के पास एंटी सैटेलाइट वेपन्स है, वो अमेरिका के कुछ सैटेलाइट्स मार गिरा सकता था, वो अपने S-400 S-300 से ड्रोन्स के ऊपर अटैक कर सकता था, एरियल रिकॉनेसांस प्लेटफॉर्म्स को ध्वस्त कर सकता था, वो नहीं कर पा रहा। तो अब वो टैक्टिक्स ढूंढ रहे हैं इनके जो इंटेलिजेंस कवरेज को डिग्रेड करने के लिए। उन्होंने देखा, आपने देखा किस तरह उन्होंने फ्यूल जो है वो उसके ऊपर छोड़ा, प्रेडेटर यूएवी के ऊपर, उसको ध्वस्त कर दिया। मतलब बगैर अटैक किए हुए, जिसको आप अटैक बोल सके, उन्होंने उसको ध्वस्त किया है। और ये बड़ा खतरनाक है क्योंकि ये डायरेक्ट क्लैश हो सकता है रूस और अमेरिका के बीच। अब बात यह है कि रूस भी इतना परेशान हो चुका है क्योंकि अभी तक तो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं, आखिरी यूक्रेनियन तक अब जो अमेरिकन हैं। अब देखिए जो ब्लैक सी में इतनी हरकत बढ़ गई है। जो बात आपने कही ना जीडी बख्शी सर, बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो बात आपने कही, रशिया यही आरोप लगा रहा है कि जो ड्रोन आपका यहाँ गश्त लगा रहा था, बेसिकली वो यहाँ पर इंटेल इकट्ठे कर रहा है और यूक्रेन को इस युद्ध में मदद कर रहा है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, यूक्रेन का रशियन फोर्स पर बड़ा हमला देखा गया है, जहां पर यूक्रेनी हमले में रशियन MLRS BM-21 तबाह हो गया। यूक्रेनी फोर्स लगातार काउंटर अटैक कर रही है और उसी से जुड़ी ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यूक्रेनी फोर्स किस तरीके से लगातार काउंटर अटैक कर रही है। वार पलटवार का दौर जारी है। यहाँ यूक्रेनी हमले में रशियन MLRS BM-21 किस तरीके से तबाह हो गया है, ये वीडियो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यूक्रेन का रशियन फोर्स पर इसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दे, ज़ैपोरिज़िया के दक्षिणी इलाके में रूस यूक्रेन में झड़प हुई है। यूक्रेन ने रशियन फोर्स पर बड़ा हमला किया है। रूस का दावा है 251वीं रेजिमेंट ने हमले को नाकाम कर दिया। तो रूस की ओर से दावा है कि जो हमला हुआ था उसे नाकाम कर दिया गया है, लेकिन किस तरीके से इस वक्त रूस और यूक्रेन में भीषण झड़प हो रही है, ये तस्वीरें ज़ैपोरिज़िया से सामने आई है, जहां आमने सामने की जंग इस वक्त देखी जा रही है। यूक्रेन ने रशियन फोर्स पर ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन रशिया का दावा कि इन हमलों को उन्होंने नाकाम कर दिया। तो ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, यूक्रेनी हमले में किस तरीके से रशियन MLRS तबाह हुआ, और दूसरी तरफ तस्वीरें ज़ैपोरिज़िया से सामने आई हैं, जहां पर यूक्रेन ने रशियन फोर्स पर बड़ा हमला किया है। हालांकि इस हमले को नाकाम करने के दावे रशिया के। इस बीच एक और बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की के क्रीमिया प्लान को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, और खबर यह है कि पश्चिम के कई देश यूक्रेन की मदद को तैयार है। क्रीमिया को लेकर पश्चिमी देशों के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। क्रीमिया वापस हासिल करने के लिए यूक्रेन की बड़ी मदद कर सकता है पश्चिम। क्रीमिया के यूक्रेनी प्रतिनिधि तमिल ताशेव ने इस बात का खुलासा किया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, जहां पश्चिम देश अब एक बार फिर से खुलकर क्रीमिया को लेकर यूक्रेन की मदद करने की बात कह रहे हैं। तो ऐसे में मामला और गर्माता हुआ, यानी रशिया जो है अब इस पे आग बबूला होता है तो किस तरीके का रिएक्शन देता है, ये देखने वाली बात होगी। अब क्रीमिया को लेकर पुतिन की रेड लाइन वार्निंग के बाद तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने हम रख रहे हैं। यूक्रेन को क्रीमिया हासिल करने में पश्चिम के कई देश मदद के लिए तैयार हो गए हैं, और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि मामला और गर्माता हुआ। यूक्रेन की लगातार गुहार लगाने के बाद अब पश्चिमी देश जो है वो राजी हो गए, उन्होंने हामी भर दी है। क्रीमिया के यूक्रेनी प्रतिनिधि तमिल ताशेव ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है। ताशेव ने अपनी पश्चिमी देशों का नाम लेने से हालांकि इनकार किया है कि किनकी इस पर रजामंदी है। पश्चिमी देश लगातार कह रहे थे क्रीमिया पर अटैक से न्यूक्लियर टेंशन बढ़ जाएगी। ज़ेलेंस्की कई बार कह चुके हैं कि क्रीमिया से युद्ध शुरू और क्रीमिया पर भी युद्ध खत्म होगा। तो ऐसे में अब माहौल क्या और ज्यादा बिगड़ने वाला है, हालात और ज्यादा भयावह होने वाले। दीपक वोरा सर, सवाल मेरा आपसे है, ये हर कोई जानता है कि पुतिन के लिए क्रीमिया कितना इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था जब कर्च ब्रिज पर अटैक हुआ था तो किस तरीके से इंतकाम लिया था पुतिन ने। अब इस तरीके के बयान अगर आ रहे हैं तो आगे क्या होता हुआ आप देख रहे हैं सर? आभारी हूं मैम, आप मौका दे दिए हैं आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का, जिस स्पष्टता से आपने मुद्दे को हमारे सामने रखा है
जनरल जीडी बख्शी साहब, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, जो उन्होंने कहा, ऑगस्टीन साहब है, वो भी बताएंगे। आगे कुछ रहता नहीं है कहने को, सिर्फ इतना है कि लगता अब ये है जिस तरह से यूक्रेन हार रहा है, मुझे लगता है, मेरा अनुभव ये है, यूक्रेन की फाइटिंग स्पिरिट टूट रही है। तो सब तरफ से वो बुडंस्की और वो सुनंस्की और जितने भी स्कीज हैं यूरोप के और अमेरिका के, वो सब आ रहे हैं वहां पे उसको कहने के लिए कि टाइगर लड़ता जा, अभी तो तेरे पास 500 लोग फौज में बचे हैं, उनको भी मरवा दे। तो मुझे ये लगता है कि ये डेस्परेट एक्शंस हैं इन लोगों के, फिर भी ये रूस के साथ डायरेक्ट पंगा नहीं लेंगे। दूसरी चीज, ब्लैक सी के बारे में आपने अभी जिक्र किया। एक तरफ तो ब्लैक सी में आप रशियन फ्लीट को देख रहे हैं, दूसरी तरफ रिपोर्ट्स यह हैं कि रशिया ने कहा है कि ब्लैक सी के जरिए यूक्रेन से अनाज जो है उसकी एक्सपोर्ट 6 महीने के लिए हम शुरू कर सकते हैं। सच्चाई क्या है, बहुत मुश्किल है मैम। किसी भी जंग में सिपाही पहले नहीं मरता, सच्चाई पहले मरती है। यही हम देख रहे हैं। बड़ी खबरें आप सुना रही हैं, बड़ी खबरें दूसरे चैनल दे रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो बड़ा मुश्किल है। बख्शी साहब ने सही रूप से कहा बोला सर आपने, और हमने देखा अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन भी बड़े स्तर पर इस युद्ध के दौरान सामने आई है। किस बात पर विश्वास करें, किस पर नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। यूक्रेन बनाएगा नौसेना का गठबंधन, तीनों देशों के साथ बनाएगा नौसेना का गठजोड़, जिसमें तुर्की यूक्रेन की नेवी फ्लीट को तैयार करने में मदद करेगा। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्टर ओलेक्सी रेज़निकोव का ये बड़ा ऐलान जो सामने आया है, तो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नौसेना का गठजोड़ करने को तैयार है यूक्रेन, और इसमें तुर्की बड़े स्तर पर मदद करेगा, ये बात कही गई है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्टर ओलेक्सी रेज़निकोव का ये बड़ा बयान सामने आया है। एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दे, रूस, चीन और ईरान की अमेरिका को बारूदी संदेश सामने आया है। ओमान की खाड़ी में चल रही है तीनों देशों की वॉर ड्रिल में रशिया, चीन और ईरान का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां न्यूक्लियर वेपन के बेहद करीब पहुंच चुका है ईरान। यूएस से टेंशन के बीच ईरान की रूस, चीन से नजदीकियां बढ़ी हैं, ये हम सभी ने देखा है, और ऐसे में ये खबर कईयों की चिंता बढ़ाने वाली। तो रूस, चीन, ईरान की ये बारूदी तिकड़ी और इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। ओमान की खाड़ी में रूस, चीन और ईरान की विध्वंसक वॉर ड्रिल हो रही है। ऐसे में रूस, चीन और ईरान की आर्मी, नेवी कर रही है ज्वाइंट वॉर ड्रिल। ये चिंता बढ़ा रही है कईयों की। 15 मार्च से 19 मार्च तक चलेगी सिक्योरिटी बॉन्ड 2023 ड्रिल, जिसमें रशिया, चाइना और ईरान के अलावा कुछ दूसरे देश भी शामिल होंगे। 2019 में भी रशिया, चीन और ईरान ने ये वॉर ड्रिल की थी, लेकिन अब इसका जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा क्रूशल हो जाता है। विनोद ऑगस्टीन सर, आपका मैं रुक कर रही हूँ, ये टाइमिंग और इन तीनों का गठजोड़ कितनों की टेंशन बढ़ा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, वॉर ड्रिल, जब यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा होता है तो कोई अगर वॉर ड्रिल कर रहा है और ट्राइपार्टाइट या फिर दो देश वॉर ड्रिल करते हैं, तो वो एनुअल जो रूटीन वॉर ड्रिल है वो नहीं होता है। ये समझना जरूरी है। वो वॉर ड्रिल करते हैं किसी एक मकसद से वॉर ड्रिल करते हैं, और वो मकसद कुछ ISR हो सकता है, सर्वेलेंस हो सकता है, या फिर वॉर के बाद के जो एक्शंस वो हो सकते हैं, या मुझे इस वॉर ड्रिल से ऐसा मालूम हो रहा है कि ये तीनों देश कैसे एक दूसरे के साथ, जिसको कहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी, कैसे आपस के इक्विपमेंट को ऑपरेट करके इस वॉर की तरफ और कैसे कंट्रीब्यूट किया जा सके। देखिए, दर्शकों को भी, आपको भी मैं ये बताना चाहूंगा कि दो देशों के जो साजो सामान होते हैं वॉर के जी, वो आपस में जब आप जोड़ करके उसको इस्तेमाल करते हैं तो इंटरऑपरेबल होना जरूरी नहीं है, और अधिकांश कंडीशंस में इंटरऑपरेबल होता ही नहीं है, क्योंकि हर जो कंट्री है वो अपने हिसाब से उसके कम्युनिकेशन सिस्टम्स को और उसके प्रोसीजर्स को बनाया हुआ होता है। तो जब ये कंट्रीज एक साथ मिलकर के करते हैं तो वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि 2 और 2 5 हो, ना कि 2 और 2 3 हो। और वॉर में स्पेशली जो साजो सामान को जब आप मिलाते हैं, हो सकता है 2 और 2 4 के बजाय 3 भी हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट तो ये बहुत ही मैं इसको बहुत ही ध्यान से देख रहा हूँ कि हर रोज के जो गतिविधियों को,
हमें धीरे धीरे पता लग जाएगा बाय एंड ऑफ दिस डे, और या एक दो दिन में पता लग जाएगा कि इनके जो इंटरऑपरेबल एक्सरसाइजेस में हमें क्या निष्कर्ष निकलेगा इसका, और ये किस तरफ को इसका रुख है। बहुत क्रूशियल और जैसे मैंने पीछे लगाया हुआ है, क्योंकि बात इनकी टाइमिंग पर ही हो रही है। ऐसे समय में जब इस तरीके से टेंशन हाई है, उस टाइम पर इस तरीके की ड्रिल्स कितना बड़ा मैसेज देती हैं और कितनों को देती हैं। किस तरीके से यूएस वर्सेस रूस, हाई अलर्ट, किस तरीके से इन दोनों देशों में एक बार फिर से बड़ी दरार आती हुई नजर आ रही है। टेंशन एस्केलेट हो गया। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने रूसी सेना पर बड़ा हमला किया है। डोनेस्क में रूसी ठिकाने को निशाना बनाया गया है, जहां पर रशियन NK-33 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया। वीडियो आप देख रहे हैं, डोनेस्क में रूसी ठिकाने को किस तरीके से टारगेट किया गया है, उसी का ये वीडियो है। डोनेस्क में रूसी ठिकाने को टारगेट किया गया है। यहाँ रशियन NK-33 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की तस्वीरें सामने आई हैं। खबर बागपुत से सामने आ रही है। बागपुत में रूसी सुखोई 24 को गिराने का दावा किया जा रहा है। यहां यूक्रेनी फोर्स ने सुखोई 24 को गिराने का दावा किया है। यूक्रेनी 93rd ब्रिगेड ने ये बड़ा हमला किया है और उसी से जुड़ी ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जो बागपुत से सामने आ रही है। रूसी सुखोई 24 को गिराने का दावा किया जा रहा है। और ये देखिए ये तस्वीरें जिसमें आप देख सकते हैं पायलट किस तरीके से सुरक्षित तरीके से इससे बाहर निकल आया। उसने टाइमली इजेक्ट किया और उसके बाद वो बाहर निकल आए। बाल बाल बच गया है इस बड़े हादसे में, इस बड़े हमले में पायलट, जहां पर यूक्रेनी 93rd ब्रिगेड ने ये बड़ा हमला किया। और ये सुखोई 24 से किस तरीके से पायलट ने टाइमली इजेक्ट कर अपनी जान बचाई है, ये भी आप देख रहे हैं। तो ये दो बड़ी खबरें एक बार फिर से आपके सामने हम रख रहे हैं। यूक्रेन ने रूसी सेना पर किया बड़ा हमला, और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं यूक्रेन की 93rd ब्रिगेड ने सुखोई 24 पर बड़ा हमला किया, उसे गिराने की कोशिश की। इस कोशिश में हालांकि पायलट की जान बाल बाल बची। तस्वीरें आपके सामने। उधर रशियन T-72 टैंक पर यूक्रेन का हमला देखा गया है। यूक्रेनी फोर्स ने जैवलिन से अटैक किया है। डोनेस्क में रशियन T-72 टैंक को टारगेट किया गया। तो यूक्रेनी फोर्स ने जैवलिन से प्रहार किया है और ये तस्वीरें डोनेस्क से सामने आ रही है, जहां रशियन T-72 टैंक को किस तरीके से किया गया टारगेट, उसी का ये वीडियो। हम क्यों कह रहे हैं यूएस वर्सेस रूस, उसी से जुड़ी बड़ी खबर। यहां रशिया ने अमेरिका को बड़ी धमकी दे दी है। अमेरिका को माकूल जवाब देगा रूस, ये बड़ा बयान। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की अमेरिका को ये सीधी चुनौती, ये वार्निंग। ब्लैक सी में तनाव बढ़ाने का रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया है। ड्रोन पर हमले के बाद चरम पर पहुंच गया है अमेरिका और रूस में तनाव। और इस बीच सर्गेई शोइगु की ये बड़ी वार्निंग। ब्लैक सी में तनाव बढ़ाने का रूस ने यूएस पर सीधे सीधे आरोप लगाया है। ड्रोन पर हमले के बाद चरम पर पहुंच चुका है अमेरिका और रूस में तनाव। एक और बड़ी खबर आपके सामने। ड्रोन घटना के बाद अमेरिका रूस में टेंशन किस तरीके से बढ़ गई है, उससे जुड़ी बड़ी खबर। लॉयड ऑस्टिन सर्गेई शोइगु की फोन पर बातचीत हुई है। इंटरनेशनल एयर स्पेस में जारी रहेगा अमेरिका की उड़ान का सिलसिला, ये लॉयड ऑस्टिन की तरफ से साफ कर दिया गया है। उकसाने वाली थी अमेरिकी ड्रोन की उड़ान, ये सर्गेई शोइगु ने कहा। इन दोनों के बीच क्या कॉन्वर्सेशन हुआ, ये हम आपको बता रहे हैं। ड्रोन घटना एयर स्पेस के उल्लंघन का परिणाम है, ये शोइगु की तरफ से कहा गया है। तो अमेरिका और रूस में टेंशन हाई है। इस दौरान जब दो प्रतिनिधियों की आपस में बातचीत हुई है, तो दोनों की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा गया है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो पेंटागन की शिकायत है और रूस की हिदायत है। क्या कुछ कहा गया है ये समझाने की कोशिश अब हम आपको करेंगे इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए। किस तरीके से यहाँ पर टेंशन बढ़ता हुआ, इसको आपको समझना होगा। ये दो जो प्रतिनिधि इन्होंने बात की है, जिस तरीके के हालात ब्लैक सी में बन गए थे उसके बाद, और क्या हुआ है ब्लैक सी में ड्रोन घटना के बाद लॉयड ऑस्टिन ने सर्गेई शोइगु से फोन पर बातचीत की है, और उसके बाद क्या हुआ इसको समझिए। रूस की ओर से घोषित एयर स्पेस के उल्लंघन की वजह से हुई घटना, ये रशिया की तरफ से सर्गेई शोइगु की तरफ से कहा गया है। यूएस स्ट्रेटेजिक ड्रोन का क्रीमिया के पास उड़ान उकसावे की कार्रवाई, यह भी रशिया की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। इस बातचीत के दौरान भविष्य में यूएस ने कोई उकसावे की कार्रवाई की तो रशिया उसका माकूल जवाब देगा, उचित जवाब देगा, यह भी रशिया की तरफ से इस बातचीत में साफ किया गया है। रूस अभी इस तरह के किसी भी उकसावे की कार्रवाई में नहीं पड़ना चाहता है, लेकिन इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए उकसावे की कार्रवाई मानते हुए कोई बड़ा हमला भी किया जा सकता है। बड़ी शक्तियां
पारदर्शिता कम्युनिकेशन का मॉडल बने। लॉयड ऑस्टिन की तरफ से ये कहा गया, यानी ये अमेरिका का रुख है। जहां भी अंतरराष्ट्रीय कानून अनुमति देता है अमेरिका वहां उड़ान भरता रहेगा। लॉयड ऑस्टिन, यानी ये अमेरिका का रुख है इस पूरे मामले को लेकर। जो बातचीत हुई है और उसमें दोनों ने ही क्या कुछ कहा है ये समझा रहे हैं हम आपको, और ऐसे में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दीपक वोरा सर, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूं। जिस तरीके से यहां पर वार पलटवार का दौर जारी है, एक्शन का रिएक्शन हम लगातार देख रहे हैं इस वक्त, मुझे लगता है जिस तरीके के हालात बन गए हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में हम कुछ बहुत बड़ा देखें, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ब्लैक सी में जो कुछ भी हुआ हम सब ने देखा, लेकिन फोन जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हुई है वो कोई बहुत अच्छी कन्वर्सेशन नहीं मानी जाएगी। सही कह रही हैं, और आपने एक चीज बहुत अच्छी कही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ बड़ा क्या होने वाला है। आपने वो डिंगलिंग का नाम तो सुना ही है, पिंग पोंग, जो चीन का नेता है। आपको मालूम है कि वो कुछ ही दिनों में रूस जा रहा है। हाल ही में उन्होंने ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच समझौते पे हस्ताक्षर हुए थे। चीन में हस्ताक्षर समझौता चीन ने करवाया नहीं था, हस्ताक्षर वहां हुए। अब वो जाके और फिर अब ज़ेलेंस्की से भी ये बात करेगा डिंगलिंग, यही कहेगा कि टाइगर अब तू साइन कर दे अग्रीमेंट पुतिन के साथ और सब खत्म करो, और फिर जो कुछ पैसा लगाना है रीबिल्डिंग के लिए वो मैं दूंगा। और इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह होगा कि अंकल सैम यानी अमेरिका अब खत्म हो गया, अंकल टिंगलिंग अब उसकी जगह पे आ गया। ये इस शताब्दी का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक होगा अगर ये हो जाता। मुझे लगता है ये होगा, इसीलिए पश्चिमी देश, और अब क्राइमिया भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, अपना दबाव बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की शायद अब मान जाए समझौता करने के लिए। जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं दीपक वोरा सर। इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं, जो ब्लैक सी की घटना पर ही एक बड़े रिएक्शन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि रूस ने दे दी है गंभीर चेतावनी। रूस ने अमेरिका को बहुत बड़ी चेतावनी दी है, और वो क्या है? न्यूट्रल एयर स्पेस में रशियन एयरक्राफ्ट पर ना हो अटैक। रशियन एयरक्राफ्ट पर अटैक हुआ तो इसे हम मानेंगे वॉर का ऐलान। अमेरिका में रशियन राजदूत की ओर से ये बहुत बड़ा बयान है जो सामने आया है, जिसपे सीधे सीधे चेतावनी दे दी गई है कि इसे वॉर का ऐलान माना जाएगा अगर ऐसा कुछ इन फ्यूचर दोबारा होता है तो ऐसे में कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इससे जुड़ी हुई पहले आपके सामने रख देते हैं और फिर अपने मेहमानों का हम रुख करेंगे। देखिए, रूस की अमेरिका को डायरेक्ट वार्निंग क्या है यहाँ पर आपको समझना होगा। एनाटोली एंटोनोव का ये बड़ा बयान आया है, जो कि यूएस में रशियन राजदूत है। न्यूट्रल एयर स्पेस में रशियन एयरक्राफ्ट पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बड़ी बात कही गई है। हम इसे दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर के साथ युद्ध का ऐलान मानेंगे, ये बड़ी बात कही गई है अमेरिका की तरफ से, माफ कीजिएगा रशिया की तरफ से। रशियन प्लेन को शूट करने का यूएस सेनेटर लिंडसे ग्राहम का बयान हमें कबूल नहीं है, ये एतराज भी जताया गया है रशिया की तरफ से। कुछ लॉ मेकर्स कॉमन सेंस से बाहर जाकर बयानबाजी कर रहे हैं। ये रशियन राजदूत एंटोनोव का बयान आया है। निश्चित रूप से अमेरिकी यूएवी का गिरना पेंटागन के लिए शर्म की बात है। तो यहां पर जो बातें कही जा रही है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर भी तंज कस दिया गया है कि आपका जो ड्रोन है, जिस तरीके से ब्लैक सी में उसे ध्वस्त किया गया है, वो भी आपके लिए शर्म की बात है। लेकिन जिस तरीके से लगातार हम एक्शन देख रहे हैं जीडी बख्शी साहब, इस पर इस तरीके की बात कहना कि अब इसे सीधा वॉर मान लिया जाएगा अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट दोबारा होता है, उस पर अमेरिका अभी भी पीछे नहीं हट रहा। अमेरिका कह रहा है जो हम कर रहे हैं हम करते रहेंगे। देखिए, तभी तो ये टेंशन अब बढ़ रही है, और पुश कम्स टू शव जब होता है उसमें कई बारी एक्सीडेंटल एस्केलेशन भी हो जाती है। वैसे तो अमेरिका का पुरजोर रहा है कि उनका डायरेक्ट क्लैश ना हो रूस के साथ, नहीं तो फिर न्यूक्लियर वॉर पे सीधा एस्केलेशन लैडर जा सकती है। लेकिन जो ब्लैक सी में हो रहा है वो बहुत चिंता का मामला है। लगता है कि अब रूस अपना जो है ब्लॉकेड इसके बाद एनफोर्स करेगा। वो कह रहा है कि हम खत्म करेंगे ये जो डील है, ग्रेन डील जो जाने का था, और ब्लॉकेड करेंगे। और ये भी हो सकता है कि जो रूस का बड़ा काउंटर ऑफेंसिव, जिसकी बड़ी देर से चर्चा हो रही है और जिसके लिए वो इंतजार कर रहे हैं कि जो स्प्रिंग का कीचड़ है वो वहां जम जाए और टैंकों के लिए ग्राउंड हार्डन हो जाए। उसके बाद एक जो जगह है प्रोस्पेक्टिव जहां पे हमला हो सकता है, वो ओडेसा के पोर्ट की तरफ भी है जी। उसके लिए तो फिर ब्लैक सी फ्लीट बहुत भारी मात्रा में उसको आना पड़ेगा। अब किस तरफ रूस हमला करता है, क्या वो झांसा दे रहा है, क्या वो डिसेप्शन ऑपरेशंस कर रहा है, उसके जो ऑप्शंस हैं वो तीन है। एक, वो डॉनबास में ताकत लगा दे पूरी,
नंबर 2, वो ज़ापोरिज़िया से नॉर्थ की तरफ जाए और जो दनीपर रिवर बेंड है उस पे पीछे आकर काटने की कोशिश करे। एक अटकल लगाई जा रही थी कि दोबारा कहीं पे हमला हो सकता है। और चौथा ऑप्शन है ओडेसा की तरफ, मोल्डोवा की तरफ, ओडेसा की तरफ। तो अब देखना है कि क्या करती है रूस की फौज, और जरूर वो अपना कार्ड्स तो रशिया का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जीडी बख्शी साहब आप रख रहे हैं। यूक्रेन जंग के बीच नेटो चीफ का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। क्या कहा गया वो बताते हैं आपको। यूक्रेन को हथियार और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत है, ये नेटो चीफ की तरफ से कहा गया है। यूक्रेनी सेना को 2014 से ट्रेनिंग दे रहा है नेटो। जेम्स स्टोल्टनबर्ग का ये बड़ा बयान सामने आया है जिसमें कहा गया एक बार फिर से कि यूक्रेन को और ज्यादा हथियार और ट्रेनिंग की जरूरत है। यह कोई और नहीं बल्कि नेटो चीफ कह रहे हैं। ये बड़ी खबर है। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों के जर्मनी में विध्वंसक ट्रेनिंग का वीडियो सामने आया है। M109 आर्टिलरी सिस्टम के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। जर्मन लेपर्ड टैंक 2 की भी यूक्रेनी सेना ट्रेनिंग ले रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां एक तरफ नेटो चीफ ने कहा कि ट्रेनिंग की जरूरत है, दूसरी तरफ तस्वीरें ये जर्मनी से सामने आ रही है जहां पर यूक्रेनी फौजियों की ट्रेनिंग हो रही है। यहां लेपर्ड 2 टैंक की भी ट्रेनिंग यूक्रेनी सैनिकों को दी जा रही है। एक और बड़ी खबर, रशियन तेल पाइपलाइन के पास मिली विस्फोटक सामग्री। ट्रांसनेफ्ट पेट्रोलियम कंपनी की पाइपलाइन के पास ये विस्फोटक मिला है। रूसी तेल कंपनी के कर्मचारियों ने पाइपलाइन के पास विस्फोटक देखे। ब्रयांस्क में पाइपलाइन के पास मिले विस्फोटक, कोई घायल नहीं हुआ है। पूरे मामले की इस वक्त जांच की जा रही है। तो रशियन पाइपलाइन के पास विस्फोटक मिलने से हड़कंप मच गया। इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पहले आपके सामने हम रख देते हैं, फिर अपने मेहमानों का भी हम एक एक कर रुख करेंगे। देखिए, रूस के ब्रांस्क में ऑयल पाइपलाइन के पास कई सारी विस्फोटक सामग्री मिली है और इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। ट्रांसनेफ्ट तेल कंपनी की पाइपलाइन के पास ये विस्फोटक प्लास्टिक के डिब्बे में बरामद किए गए हैं और साथ ही साथ जानकारी यह भी कि पाइपलाइन को टारगेट कर ड्रोन से विस्फोटक गिराने की आशंका जाहिर की जा रही है। अनुमान यह है कि ड्रोन से गिराने की वजह से विस्फोटकों से भरा डब्बा टूट गया हो, ये ऐसी आशंका इस पूरे मामले को लेकर जाहिर की जा रही है। आपको बता दें, ऑयल पाइपलाइन दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन में शामिल है जहां पर यह विस्फोटक बरामद हुआ है। ऐसे में हड़कंप मचा हुआ है। लीबिया में पैदा हुआ गंभीर परमाणु खतरा, स्टोर में रखे 2500 किलो यूरेनियम का अता पता नहीं है। इंस्पेक्शन के लिए जब IAEA की टीम पहुंची तो उन्हें यूरेनियम नहीं मिला। लीबिया से ही दी गई थी स्टोर में यूरेनियम के होने की सूचना, लेकिन जब इंस्पेक्शन के लिए यहां पर टीम पहुंची तो उन्हें ये यूरेनियम नहीं मिला और इससे हर किसी की टेंशन बढ़ गई है। तो 2500 किलो यूरेनियम गायब हो गया है, इससे सनसनी मच गई है। लीबिया में स्टोर कर रखा गया था 2500 किलो यूरेनियम। इसके बाद बता दें, IAEA की टीम यूरेनियम की सुरक्षा जांच के लिए पहुंची हुई थी। लीबिया ने यूरेनियम की जो जगह बताई थी वहां कुछ भी नहीं मिला इस टीम को जो इंस्पेक्शन करने को पहुंची थी। 10 कंटेनर के अंदर भरकर रखा गया था यूरेनियम। IAEA की जांच पिछले साल ही होनी थी लेकिन ये टलती रही। IAEA हैरान है कि आखिर स्टोर किया गया यूरेनियम कहां गया। लीबिया ने 2003 में अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम छोड़ दिया था और इसके बाद इतनी बड़ी तादाद में यूरेनियम गायब हो जाना हर किसी को चिंता में डाल रहा है। विनोद ऑगस्टीन सर, इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे वक्त में जब IAEA की टीम इंस्पेक्शन के लिए पहुंची, उन्हें जहां बताया गया वहां यूरेनियम नहीं मिला, ये तो बहुत बड़े स्तर का खतरा। मुझे हंसी आ रही है। देखिए, यूरेनियम कोई ऐसा खिलौना तो है नहीं कि आप उठाए और 2.5 टन यूरेनियम आपने गायब कर दी कहीं और। तो ये जो आपका बिल्कुल अनुमान एकदम ही सही है कि ये एक पूरे मामले से बाकी जो जिस पे फोकस है उससे फोकस हटाने का काम हो रहा है, या फिर IAEA के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो सही जगह देख नहीं रहे हैं। और IAEA के इंस्पेक्टर्स के लिए इनके ऊपर भी मैं तंज कसना चाहूंगा। आपको याद होगा, ये इराक में ढूंढते गए थे WMD, इनको ना W ना M ना D मिला और इराक तबाह हो गया। तो ये IAEA इंस्पेक्टर्स के ऊपर भी ज्यादा कुछ आप पैसा नहीं लगा सकते हम इनके ऊपर, क्योंकि ये मतलब लॉन्ग एंड शॉर्ट ये अपना काम नहीं करते हैं। तो हो सकता है कुछ समय बाद ये यूरेनियम A की जगह B की जगह B जगह में मिल जाए। यूरेनियम कोई ऐसा कोई छोटा मोटा चीज है नहीं
कि आप यहीं रखा था आपने और गायब हो गया। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया वर्सेस जापान। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? नॉर्थ कोरिया ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है। जापान की ओर समंदर में मिसाइल की लॉन्चिंग की गई है। यूएस साउथ कोरिया मिलिट्री ड्रिल के बीच अपनी ताकत एक बार फिर से नॉर्थ कोरिया ने दिखाई है, जिससे टेंशन हाई है। यूएस साउथ कोरिया मिलिट्री ड्रिल के बीच ये एक बार फिर से आईसीबीएम को लॉन्च किया गया है और इससे किस तरीके से टेंशन एस्केलेट हो रहा है ये आपको समझना होगा। तो तमाम सैंक्शंस के बावजूद नॉर्थ कोरिया का परीक्षण जारी है। किम ने एक बार फिर से मिसाइल टेस्ट किया है। 5 दिन के अंदर नॉर्थ कोरिया की ये तीसरी मिसाइल लॉन्चिंग है। अमेरिका दक्षिण कोरिया की सैन्य ड्रिल को किम जोंग का इसे जवाब माना जा रहा है। बता दें आपको, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति के टोक्यो रवाना होने से ठीक पहले ये मिसाइल लॉन्च की गई है। उत्तर कोरिया के पश्चिमी तट से की गई मिसाइल की लॉन्चिंग ये जापानीज डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से कहा गया है। करीब 550 किलोमीटर दूर जाकर गिरी नॉर्थ कोरियाई मिसाइल। लॉन्च से पहले पड़ोसी देशों को नहीं दी गई किसी भी तरह की जानकारी। तो एक बार फिर से नॉर्थ कोरिया का ये से उकसावा माना जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, नॉर्थ कोरियाई आईसीबीएम का वीडियो कैमरे में भी कैद हुआ है। जापानी फाइटर प्लेन के पायलट ने इसकी वीडियो को रिकॉर्ड किया है। जापानी जेट F-15J के पायलट ने इसका वीडियो बनाया है। आज सुबह नॉर्थ कोरिया ने आईसीबीएम को लॉन्च किया है और उसी का वीडियो एक पायलट ने रिकॉर्ड किया है, जिसे आप देख रहे हैं इस वक्त। नॉर्थ कोरिया के आईसीबीएम टेस्ट के बाद हाई अलर्ट पर है जापान। जापान के प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी बैठक बुलाई। सी ऑफ जापान में गिरा था नॉर्थ कोरिया का ये आईसीबीएम, जिसे लॉन्च किया गया। एक साल में ये तीसरी बार है जब जापान के नजदीक जाकर गिरी है नॉर्थ कोरिया की आईसीबीएम। ऐसे में यहां पर इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, जिसपे आगे क्या रणनीति इसको लेकर अपनाई जाएगी उस पर चर्चा हो रही है। एक साल में तीसरी बार नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये दुस्साहत किया गया। तो ये तीनों बड़ी खबर आपके सामने है। जापान की ओर समंदर में मिसाइल की लॉन्चिंग की गई है और इसी लॉन्चिंग का वीडियो भी एक पायलट ने शूट किया है। साथ ही साथ सी ऑफ जापान में नॉर्थ कोरिया का आईसीबीएम गिरने से टेंशन हाई है और इसको लेकर इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। दीपक वोरा सर, नॉर्थ कोरिया एक बार फिर से उस पर चर्चा हम कर रहे हैं, हालांकि आप कह रहे हैं कि वो बाज नहीं आएगा। यूएन के तमाम सैंक्शंस के बावजूद वो हरकत कर रहा है जो उकसाने वाली। मैं वहां रह चुका हूं। मैं अच्छी तरह इस बिगड़े हुए शहजादे को जानता हूं। जब इसका मूड बनता है 2-4 मिसाइल इधर उधर फेंक देता है। 2 कारण इसके हैं। सबसे पहले तो ये है कि सारी दुनिया का ध्यान इस समय यूक्रेन पर है, तो ये साबित करना चाहता है अभी हम भी खड़े हैं राहों में, तो आप जरा ध्यान मेरी तरफ भी दीजिएगा, मैं काफी शक्ति रखता हूँ। दूसरा, इसने देखा किस तरह से पूरा नेटो जो है विदाउट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट वो यूक्रेन का समर्थन कर रहा है और उसको पता है कि मेरे साथ अगेंस्ट भी इस तरह की कोई चीज हो सकती है अगर जापान या साउथ कोरिया के साथ ज्यादा पंगा हो। हालांकि वो नेटो के मेंबर्स नहीं है लेकिन उनके एलाइज हैं। तो इसने ये स्पष्ट कर दिया कि अगर आपने पंगा लिया मेरे साथ तो मैं फिर पुतिन की तरह रिस्ट्रेन नहीं करूंगा, मैं तो जापान को उड़ा दूंगा, साउथ कोरिया को उड़ा दूंगा, एटसेट्रा। बाद में निकल जाएगा। ये 2 मैसेज बड़े स्पष्ट रूप से दे रहा। बहुत बड़ी खबर, तुर्की पर भूकंप के बाद बाढ़ का कहर अब देखने को मिल रहा है। तुर्की से बाढ़ के बाद बेहद खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही है, जहां वीडियो में बाढ़ के पानी में बहता दिख रहा है आदमी। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। तुर्की में प्रकृति के प्रलय ने हजारों को बेघर कर दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहले भूकंप का दंश झेला और अब किस तरीके से बाढ़ की चपेट में है तुर्की का एक बड़ा इलाका। ये तस्वीरें आपके सामने है, जहां तमाम गाड़ियां खिलौनों की तरफ बहती नजर आ रही। तुर्की के 2 प्रदेशों में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात है। यहाँ सैकड़ों गाड़ियों को बहा कर ले गया है बाढ़ का पानी। ये वीडियो आपके सामने है, जिसपे आप देख सकते हैं खिलौने की तरह बहती नजर आ रही है बड़ी बड़ी गाड़ियां। बाढ़ की वजह से कम 14 लोगों की मौत की खबर भी तुर्की से सामने आ रही है। तुर्की के सानलियोरफा में 12 और आदि यमन में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई। तुर्की की टेंट सिटी में बाढ़ के पानी का कहर देखा गया है, जहां पर यहां शिविर में बने जो शिविर बनाया गया था वहां बाढ़ का पानी घुस गया। भूकंप प्रभावित हजारों लोग टेंट में रह रहे थे और इसी में पानी घुस गया। बाढ़ की वजह से टेंट से एक ही परिवार के 4 लोग गायब बताए जा रहे हैं।
उधर तुर्की में अंडरपास में फंसे लोगों के रेस्क्यू का वीडियो भी सामने आ गया है। कई जगहों पर अंडरपास में पानी भरने से लोग फंस गए। रेस्क्यू टीम ने हालांकि कई लोगों की जान बचाई। तो ये तीनों तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से बाढ़ का कहर झेल रहा है तुर्की। पहले भूकंप का प्रकोप झेला, अब बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ये प्रकृति के तांडव की तीन अलग अलग तस्वीरें, तुर्की की भी, न्यूजीलैंड की भी, और हम बता रहे हैं किस तरीके से प्रकृति का तांडव देखने को मिल रहा है।